गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नियोजन भाग 2। पहले भाग में हमने नियोजन क्या होती है, उसकी विशेषता क्या है तथा नियोजन के लिमिटेशंस को देखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नियोजन के उद्देश्य, नियोजन के क्या क्या आधारभूत चीज़ों से बनती है नियोजन तथा हम नियोजन के प्रकार और अंत में हम देखेंगे वित्तीय नियोजन से संबंधित बजट के प्रकार तथा बजट वित्तीय नियोजन में कितने आवश्यक है, इसे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आइए अब हम प्रभावी नियोजन के आधार को देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नियोजन का प्रभावी होना बहुत ही आवश्यक है। उसे प्रभावी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे लक्षणों एवं उद्देश्यों का होना आवश्यक है जो नियोजन को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। जैसा कि हेनरी फेयोल ने भी कहा है, एक प्रभावी नियोजन उसे माना जा सकता है जिसमें निरंतरता, एकता, लोच एवं परिशुद्धता हो। इसका साधारण शब्दों में समझे कि नियोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है, सभी को मिलाकर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बदलाव भी हो सकते हैं और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी सभी जगह पर सामान्य होनी चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें तो नियोजन हमारे लिए एक आवश्यक क्रिया तो है ही, परंतु उसे प्रभावी बनाने के लिए उसमें कुछ लक्षणों का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सरलता, नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए इसमें सरलता का गुण होना परम आवश्यक है। जैसे कि हम समझें कि अगर हम अपने नियोजन कार्य को, अपने प्लानिंग को पूरा का पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट में रखें, तब यह हमारे संगठन के सभी लोगों के समझ से हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आए। इसमें जटिलता तो है परंतु इसमें सरलता रखनी आवश्यक है। दूसरा है मितव्ययता। एक प्रभावी नियोजन को मितव्ययता के गुण का भी होना आवश्यक है, जिसमें वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम नहीं होना चाहिए। इसमें इकोनॉमिकल यूज़ होना चाहिए, मनी एंड टाइम दोनों का। सिर्फ अगर हम बात करें पैसे की, तो आज के समय में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव एरा में हम सिर्फ पैसे को मितव्ययता से जोड़कर नहीं देख सकते, उसमें हमें समय को भी कंसिडर करना होगा। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण। प्रभावी नियोजन का उद्देश्यपूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। बिना उद्देश्य के नियोजन कार्य ऐसा है जैसे हम आंख बंद कर तीर चलाते हैं और वह कहीं ना कहीं लग जाती है। उसी तरह से नियोजन कार्य अगर बिना उद्देश्य के किया जाए तो उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। व्यापक अथवा विस्तृत, यह नियोजन का चौथा अव्यय है, जिसमें हम ये समझें कि इसका व्यापक होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, फिर हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सबके ऊपर एक व्यापकता होनी चाहिए, सबके लिए उस प्लानिंग में कुछ न कुछ होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लोच की। एक प्रभावी नियोजन में लोच का गुण होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम समझे लोच, तो लोच इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से हम देखते हैं एक रबर बैंड, जब हम उसे खींचते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे हम छोड़ते हैं वो अपने आकार में फिर से आ जाता है। तो लोच का तात्पर्य भी यहाँ पे इसी तरह से है, जैसे कि हमारे प्लान अकॉर्डिंग टू प्लानिंग नहीं चल रहे हमारे काम, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो सकते हैं, परंतु बदलाव के बाद भी हमारे लक्ष्य को प्राप्ति कर लेना ही प्लानिंग के फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं संतुलन। एक प्रभावी नियोजन का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संतुलित प्लान ही
हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक लेकर जाते हैं। संतुलित बोलने का मतलब है कि ऐसे प्लान हो जिसमें सभी चीज़ों का संतुलन बना रहे। अगर हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट को अच्छा बनाने, सुंदर बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर दें और उसकी क्वालिटी को कम कर दें, तब वो प्रोडक्ट क्या संतुलित होगी? नहीं, क्योंकि हमने उसे आकर्षक तो बना दिया लेकिन उसकी गुणवत्ता को कम कर दिया, या फिर हमने उसे आकर्षक बना दिया, गुणवत्ता भी दे दिया, लेकिन प्राइसिंग ज़्यादा कर दी, उसके दाम बढ़ गए। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि संतुलन कैसे बनाए रखें। उसके बाद हम बात करते हैं स्थायित्व की, स्टेबिलिटी बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी नियोजन के लिए, कि वो अपने जगह पर कैसे स्टेबल रहे, स्थिर बनी रहे, कहीं वो दिशाहीन तो नहीं हो जा रही है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं भागीदारिता, जिसे हम पार्टिसिपेशन से भी समझ सकते हैं। पार्टिसिपेशन क्या है कि हमारे जितने भी व्यवसाय के अंग हैं, सबका उस प्लान में, उस प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन आवश्यक है, तभी वो सेल्फ मोटिवेट होकर काम करेंगे और अपने एक एम के लिए प्राप्ति करना चाहेंगे। उसके बाद आती है व्यवहारिकता, जिसे हम प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं। व्यवहारिक रूप बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिक रूप ही हमें यह सुनिश्चित करेगी कि वह प्लानिंग क्रियान्वयन के लिए तैयार है या नहीं है। केवल आदर्शवादी होना भी हमारे प्लानिंग के लिए हवाई किले के जैसा ही होगा। आखिरी में हम बात करते हैं फ्यूचरिटी, जिसे हम भविष्यता भी बोलते हैं। हमारा नियोजन कार्य ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर को देख सके। भविष्य में किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे साधन होंगे, क्या लक्षण होंगे, बाजार की स्थिति क्या होगी, प्रतिस्पर्धा के रीति रिवाज क्या होंगे, ये सब हमें फ्यूचरिटी में समझ में आना चाहिए। आइए अब हम नियोजन के प्रकार को देखें। योजनाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को लेकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिस कारण से प्लानिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें प्रमुख हैं समय के आधार पर प्लानिंग, स्तर के आधार पर नियोजन, आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं तथा उपयोग के आधार पर नियोजन कार्य। नियोजन के प्रकार को समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं समय के आधार पर नियोजन। समय के आधार पर नियोजन बोलने का मतलब है कि हम अल्पकालीन योजना तथा दीर्घकालीन योजना बनाते हैं। जो हमारे व्यवसाय के अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम अल्पकालीन योजना कहेंगे, तथा दीर्घकालीन योजनाओं को हम बनाते हैं अपने व्यवसाय के दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरा है स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर भी प्लानिंग होते हैं, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बनाए जाते हैं, जैसे उच्च स्तरीय योजनाएं, मध्य स्तरीय योजनाएं तथा निम्न स्तर योजनाएं। उसी प्रकार तीसरा आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं भी बनाई जाती हैं, जैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान काम करता है उसे हम आंतरिक योजनाएं कहेंगे, एवं जो बाहरी हमारे कंपटीटर, स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन, हमारे प्रोडक्ट कैसे होंगे जो हम सेल करेंगे, हमारे सेल्स फोर्स कैसे होंगे, हमारे सेल्स स्पीच कैसे होंगे, हमारे एडवर्टीजमेंट कैसे होंगे, इस तरह की योजनाएं जो बाहरी रूप से कार्य करती हैं उन्हें हम बाहरी योजनाएं कहते हैं। उपयोग के आधार पर भी योजना बनाए जाते हैं, जैसे अस्थायी एवं बार बार उपयोग होने वाले योजनाएं, जिसे हम रिपीट प्लान कहते हैं, तथा एकल उपयोग वाले योजना जिसे हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। सिंगल यूज़ प्लान मतलब जिसे हमने बनाया, एक बार यूज़ किया और उसका काम पूरा हो गया। तथा अस्थायी रूप से बार बार यूज़ होने वाले योजना क्या है? बेसिकली वैसे योजना है जो परिस्थिति हमेशा आते रहते हैं और उनका हम समाधान करते रहते हैं। अब हम अपने पाठ के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं,
जिसमें हम देखेंगे बजट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरू में ही बताया था कि बजट भी एक नियोजन है जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं। यह अल्पकालीन कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम के रूप में बनाया जाता है। जैसे हम बजट बनाते हैं एक पूरे वर्ष के लिए, उसे हम वार्षिक बजट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हम छोटे छोटे भी बजट बनाते हैं छोटे अवधि के लिए, उसे हम छोटी अवधि के बजट कहते हैं। और कुछ ऐसे बजट बनाते हैं जो कि चलते रहते हैं, पैसे खर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उसे हम चालू बजट कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम समझें तो बजट अल्पकालीन, दीर्घकालीन, व्यापक एवं सीमित हो सकते हैं। अगर हम बजट के प्रकार को समझें तो समय के अनुसार बजट, कार्य के अनुसार बजट, लोच के अनुसार बजट बनाए जाते हैं। समय के अनुसार बजट, समय को ध्यान रखकर 5 साल के लिए बजट बनाया हमने, 1 वर्ष के लिए बजट बनाया हमने, या फिर हमने वर्तमान के लिए बजट बनाया, तो ये समय अनुसार बजट का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से कार्य के अनुसार भी हम बजट बनाते हैं। जैसे विक्रय बजट, उत्पादन बजट, पूंजीगत व्यय बजट, रोकड़ बजट, क्रय बजट, मास्टर बजट, ये हमारे कार्य के अनुसार जो बजट बनते हैं उनका प्रारूप है। तथा लोच के अनुसार भी बजट अस्थाई तथा लोचशील बजट बनते हैं। जैसे फिक्स एक हमने एक अमाउंट रख दिया किसी कार्य के लिए, तो उसे हम स्थायी बजट की श्रेणी में रखेंगे। लोचशील बजट क्या है कि हमने कुछ पैसे निकाल कर रखे हैं और जहाँ पर जैसी आवश्यकता आती है वैसे ही हम उन पैसों को खर्च करते हैं, तो हमारे वो लोचशील बजट होंगे। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस प्रकार से एक नियोजन को प्रभावी बनाते हैं, नियोजन के क्या क्या प्रकार हैं, तथा नियोजन के प्रकारों को देखते हुए हमने वित्तीय नियोजन की बात की, जिसमें बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजट से। बजट को समझना आवश्यक है क्योंकि बजट हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। कभी भी हम ऐसा समझें कि प्लानिंग मतलब फ्यूचरिस्टिक, भविष्य को देखने की शक्ति प्लानिंग है। उसी तरह से वित्तीय मामलों में बजट का कार्य होता है। बजट हम फाइनेंशियल रूप से प्लान करते हैं कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से फंड जनरेट होंगे, उन पैसों को हम कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे।